और अब स्पेशल रिपोर्ट में बात एक ऐसी खबर की जिसका सीधा सीधा वास्ता आपसे भले ही ना हो, लेकिन इस खबर को देखने के बाद आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। यह खबर बैंक, बिल्डर और फ्लैट वालों के लिए तो बेहद जरूरी हो ही जाती है, क्योंकि आज की तारीख में चीन का जो हाल है उसमें भारत के लिए बड़ा सबक छिपा हुआ है। क्या है ये पूरी खबर, दिखाते हैं आपको। चीन में त्राहिमाम है। महाशक्ति का दावा करने वाले इस देश के दिवालिया होने का मानो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सड़क पर टैंक दौड़ रहे हैं और बिल्डिंग सुसाइड पॉइंट बनते जा रही हैं, क्योंकि यहां जिनपिंग के राज में मिडिल क्लास पर आफत काल आया है। हालात ये हैं कि शहर शहर हजारों की तादाद में मिडिल क्लास हाथों में पैम्पलेट और तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। चीन में कुछ ऐसा हो रहा है जो वहां पहले कभी नहीं हुआ। चीन पर बड़ी आर्थिक मुसीबत आ गई है। वहां का प्रॉपर्टी मार्केट और वहां का बैंकिंग सिस्टम नाजुक मोड़ पर है, जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा, जहां से वो कभी भी धराशायी हो सकता है और चीन में वैसा ही तूफान आ सकता है जैसा कि अमेरिका में 2008 में हुआ था। अमेरिका में जिस तरह के प्रॉपर्टी क्राइसिस में से 2008 में ग्लोबल मंदी आई थी, उसी तरह का ट्रेलर चीन में दिख रहा है। ये जो आप लोगों को देख रहे हैं चीन में सड़क पर उतरे हुए, ये आम लोग हैं और चीन में ऐसे प्रदर्शन करना कोई मामूली बात नहीं है। वहां नारे लग रहे हैं, आम लोग सड़क पर उतर आए हैं। सोचिए किस हद तक वो मजबूर हो गए होंगे कि वहां सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की हिम्मत जुटा रहे हैं। चीन की हालत यह है कि लोगों ने अपने होम लोन की ईएमआई देना बंद कर दिया है। चीन के 80 शहरों में कम से कम 200 अधूरे प्रोजेक्ट्स में लोगों ने अपने होम लोन की ईएमआई रोक दी है। यह नंबर हर दिन बढ़ता जा रहा है। इन अधूरे प्रोजेक्ट्स में चीन के हेनान प्रांत के 61 प्रोजेक्ट्स हैं, हुनान प्रांत के 32 प्रोजेक्ट हैं, हुबेई प्रांत के 27 प्रोजेक्ट्स हैं, शांशी प्रांत के 22 प्रोजेक्ट्स हैं, हेबेई प्रांत के 21 प्रोजेक्ट शामिल हैं। यानी चीन के अलग अलग जो बड़े प्रांत हैं वहां पर जो रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स थे, जैसे अगर आप अपनी भाषा में समझिए कि आपने फ्लैट में पैसा लगाया और आपका बनाने वाला फ्लैट भाग गया। इंडिया में बहुत हुआ है, इसलिए मैंने कहा था कि चीन का दर्द दिखाऊंगा और आंसू आपके निकलेंगे। और हमें सीखना यह है, यहां की सरकारों को चेतना यह है कि चीन जैसे हालात यहां ना बन जाए, क्योंकि वहां तो लोगों ने ईएमआई देना बंद कर दिया है। वहां लोग सड़क पर आ गए हैं कि भाई हमारा घर जो है उसमें इतना पैसा लगा दिया कोरोना के संकट काल के बाद, उसमें से कुछ मिल नहीं रहा। और यह उस चीन का हाल है जहां के मिडिल क्लास को सबसे अच्छा कस्टमर माना जाता है। चीन में बहुत कम संख्या में लोग मंथली बिल डिफॉल्ट करते हैं। चीन में सरकार का सोशल क्रेडिट सिस्टम बेहतर काम करता है, जिसमें नेशनल क्रेडिट रेटिंग और बोरोइंग ब्लैकलिस्ट होती है। खराब क्रेडिट वाले कस्टमर को सुविधाओं में कटौती की जाती है, यहां तक कि खराब क्रेडिट वाले लोगों को हाई स्पीड ट्रेन में टिकट तक नहीं मिलती। सोचिए कितना बड़ा रिस्क लेकर लोगों ने ईएमआई देनी बंद कर दी है कि अगर वो ईएमआई नहीं देंगे और क्रेडिट रेटिंग उनकी खराब होगी, ट्रेन में चलना मुश्किल हो जाएगा, सुविधाएं जो हैं वो मिलनी बंद हो जाएंगी। बावजूद उसके लोग सड़क पर आ गए और ईएमआई देना बंद कर दिया। इतना परेशान हो गए कि घर में पैसा लगा दिया और घर नहीं मिल रहा। सवाल है कि चीन में 150 नहीं बल्कि एक साथ 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने सामूहिक तौर पर होम लोन ईएमआई के खिलाफ विद्रोह का बिगुल क्यों फूंक दिया? तो इसका भी जवाब आपको न्यूज की पाठशाला में मिलेगा। चीन में लोगों ने होम चुकाना क्यों बंद किया है, जरा वो भी बता देता हूं। चीन में लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि बिल्डर उन्हें वक्त पर घर बनाकर नहीं दे रहा। बिल्डर इसलिए प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें नए कर्ज नहीं मिल रहे। बिल्डर पुराना कर्ज भी नहीं चुका पा रहे और प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पैसा नहीं, तो लोग आ गए सड़क पर। चीन के प्रॉपर्टी मार्केट की स्थिति क्या है वो भी सुन लीजिए। पिछले साल टॉप 100 बिल्डर में से 28 बिल्डर दिवालिया हो गए। इन 28 बिल्डर्स के पास कुल प्रॉपर्टी सेल्स का 20% हिस्सा था। चीन में इस साल कुल प्रॉपर्टी सेल में 72% की गिरावट आई है। चीन में नए घर खरीदने वालों की संख्या 6 साल में सबसे कम हो गई है। चीन में पिछले 1 साल में नए प्रोजेक्ट्स का लॉन्च 40% कम हो गया।
चीन में तबाह हो रहे रियल एस्टेट सेक्टर को बचाने के लिए बिल्डर तरह तरह के ऑफर भी लेकर आ रहे हैं। कोई मकान के साथ कार तो कोई डाउन पेमेंट के नाम पर लहसुन तक लेने को तैयार है। इंडिया में कितने लोगों के साथ यह हो रखा है कि बिल्डर भाग गया, बिल्डिंग खड़ी है और वहां भूतिया हालात बने हुए हैं, लोगों ने बैंक से लोन उठाया हुआ है, ईएमआई भर रहे हैं, लेकिन घर मिलने की कोई गारंटी नहीं है। हमारे यहां है भाई, हमारे न्यूज चैनल में मनीष है, हमारे शो के अंदर सत्या है, हमारे चैनल के अंदर, सबका घर फंसा हुआ है और पैसा लगा हुआ है। हर महीने 40,000 रुपया 30,000 रुपया उस ईएमआई का भर रहे हैं जिसका कुछ आना नहीं है। भारत का हाल अभी बताऊंगा तो आपको अपना दर्द दिखेगा इस चीन के अंदर। इस मुश्किल से उबरने के लिए चीन में रियल एस्टेट कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह तरह के ऑफर भी दे रही हैं। एक कंपनी घर के साथ कार और पार्किंग स्पेस गिफ्ट कर रही है, एक दूसरी कंपनी कह रही है विला खरीदने पर मर्सिडीज कार गिफ्ट दे दूंगा, एक कंपनी तो घर की डाउन पेमेंट के बदले लहसुन तक लेने को तैयार है। दरअसल चीन में अगर रियल एस्टेट सेक्टर बिखरा तो इस देश पर सबसे बड़ा संकट आ सकता है। ऐसा क्यों, ये अब समझिए। चीन जो जीडीपी है, यानी वहां की जो अर्थव्यवस्था है, उस जीडीपी में जो प्रॉपर्टी का मार्केट है, यानी जो आपको घर बनाकर देते हैं प्रॉपर्टी मार्केट, वो प्रॉपर्टी मार्केट का हिस्सा जीडीपी के अंदर 12% है। बॉस, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, कई लाख करोड़ का प्रॉपर्टी मार्केट का वहां पर हिस्सा है जीडीपी के अंदर। अब वो अगर बैठ रहा है तो सोचिए चीन कैसे बैठ रहा होगा। चीन में लोग अपना 70% पैसा, 70% इनकम जो है लोग वो किस में लगा देते हैं? प्रॉपर्टी में। लोग सड़क पर इसीलिए ना है, उनका 70% पैसा लगा देते हैं प्रॉपर्टी में, और वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो पैसा गया, फंस गया। और ईएमआई देने के लिए बैंक कह रहा लाओ ईएमआई लाओ, वो कह रहे ईएमआई नहीं देंगे, जाओ जो करना कर लो। चीन में स्थानीय प्रशासन को 40% आय प्रॉपर्टी सेल्स से होती है, यानी 40% कमाई इधर से ही है। लोगों ने अधूरे प्रोजेक्ट्स में होम लोन ईएमआई रोक दी तो चीन में बैंकों पर आफत आ गई। एक अनुमान के मुताबिक अगर आप देखने जाइएगा कि बैंकों का चीन में क्या हाल हो रखा है, अगर लोगों ने ईएमआई रोक दी है, चीन में अधूरे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में वहां की करेंसी युआन के हिसाब से 1.5 लाख करोड़ युआन, यानी करीब 220 अरब डॉलर, यानी करीब 17,56,000 करोड़ रुपए का होम लोन फंसा हुआ है। 17 लाख करोड़ से ज्यादा, कई देशों की जीडीपी इतनी नहीं होगी जितना वहां होम लोन फंसा हुआ है। यह बैंकों में जो होम लोन फंसा हुआ है। चीन में कुल होम लोन, सभी प्रकार के लोन का करीब 20% है, और अगर लोगों ने अधूरे प्रोजेक्ट्स में होम लोन ईएमआई नहीं दी तो बैंकों के बैड लोन का रेशियो 3 से 5 गुना बढ़ जाएगा। इसी वजह से चीन के बैंकों पर आफत आ गई है। होम लोन देने वाले चीन के 4 बड़े सरकारी बैंक्स में बैंक ऑफ चाइना एग्रीकल्चर, बैंक ऑफ चाइना, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, ये सब रिस्क पर है। इसके अलावा चीन का पोस्टल सेविंग्स बैंक ऑफ चाइना, चाइना मर्चेंट्स बैंक और चीन का इंडस्ट्रियल बैंक भी बड़े रिस्क पर चल रहा है, क्योंकि इनका बड़ा हिस्सा जो आता है, जो कस्टमर का, जो इनके पास कमाई आती है, वो लोन से आती है। लोग ईएमआई नहीं भर रहे तो बैंकों का बुरा हाल हो गया है। चीन के सभी बैंकों का करीब 9,20,000 करोड़ रुपया, करोड़ डॉलर, यानी करीब 734 लाख करोड़ रुपए प्रॉपर्टी मार्केट में लगा है, और इसमें 50% हिस्सा होम लोन का है। चीन का संकट कितना बड़ा है इसे आप इससे भी समझिए कि चीन में एक जगह तो बैंक के बाहर टैंक तैनात करने पड़ते हैं। टैंक खड़ा है बैंक के बाहर। ये चीन के अंदर हालात हो गए। टैंक खड़ा कर दिया क्योंकि लोगों ने वहां सड़क पर तमाशा कर दिया। 1 2 3 4 टैंक खड़ा है चीन के अंदर बैंक के बाहर, बैंक को बचाने के लिए कि कहीं लोग अंदर घुस के तमाशा ना कर दे, बैंक को ही ना लूट लें। टैंक तैनात करनी पड़ी। यह हालत है चीन के अंदर। यह हेनान प्रांत की तस्वीर दिखा रहा हूं जहां बैंक ऑफ चाइना की एक ब्रांच के बाहर टैंक लगाने पड़े। ये टैंक इसलिए लगाए गए क्योंकि वहां लोगों का बड़ा विरोध हो रहा था। बैंक ने लोगों का पैसा निकालने से रोक दिया। बैंक ने जितने भी फंड्स हैं वो सब फ्रीज कर दिया और जमा करता अब इन्हें रिलीज करने की मांग कर रहा है। बैंक के बाहर खड़ा है टैंक। यह है चीन की हालत। सवाल ये कि आखिर चीन को बैंक के बाहर टैंक खड़े करने की नौबत क्यों आई?
असल में चीन में हजारों लोगों ने हेनान और अनहुई प्रांत में 6 ग्रामीण बैंकों में अपना अकाउंट खुलवाया। ये बैंक लोगों को ज्यादा ब्याज दे रहे थे। ज्यादा रिटर्न के चक्कर में लोगों ने अपना पैसा यहां पर जमा करवा दिया। बाद में इनका पैसा डूब गया। लोगों को यह पता चला कि इन बैंकों को चलाने वाले फ्रॉड हैं, वो कई फाइनेंशियल क्राइम में वांटेड भी हैं। विरोध प्रदर्शन के बाद चीन के अधिकारियों ने कहा कि वो पीड़ितों के पैसे लौटाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि चीन की वामपंथी सरकार बैंकों की बदहाली और रियल एस्टेट सेक्टर की तबाही से बेफिक्र है। जिनपिंग की हुकूमत ने बैंकों और रियल एस्टेट सेक्टर को इससे निपटने के लिए कई गाइडलाइंस जारी किए हैं। वित्तीय घोटाले और बैंकिंग घोटाले की वजह से चीन संकट में, रियल एस्टेट में भूचाल आया हुआ है। इसलिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार एक्शन में आई है। चाइना बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमीशन ने बैंकों को आदेश दिया है कि वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से जुड़े लोन को क्लियर करें और बिल्डर्स की जरूरतों को पूरा करें। कमीशन ने यह भी कहा है कि स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को घर दिलवाने में मदद कीजिए। यह नहीं चलेगा कि लोगों का घर जो है अधूरे में छोड़कर लोग भाग गए और वो बेचारे ईएमआई जो है वो कैसे चुकाएं, या वो ईएमआई रोक दे और देश में बैंक धड़धड़ा के गिर जाए। आप भी सोच रहे होंगे, जो मुल्क खुद को सामरिक तौर पर महाशक्ति के तौर पर पेश करता है, जो अमेरिका से दो हाथ करने को तैयार बैठा हो, वो देश आखिर आर्थिक तौर पर भीतर से इतना खोखला कैसे हो गया? चीन का यह संकट अचानक नहीं आया। 2020 में चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड दिवालिया हो गई थी। एवरग्रैंड ने तब चीन के अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर बताया था कि चीन में एवरग्रैंड के 6 लाख फ्लैट से जुड़े प्रोजेक्ट अटके हैं और एवरग्रैंड के करीब 20 लाख खरीदार हैं जिनका पैसा फंसा है और जो अधूरे प्रोजेक्ट्स का विरोध कर सकते हैं। इससे चीन पर बड़ा आर्थिक और सामाजिक संकट आ सकता है और आज चीन में वही हो रहा है। इस वक्त चीन के आर्थििक हालात कितने बिगड़ चुके हैं, एक बार वो भी देख लीजिए। फिर भारत पर आता हूं। अप्रैल से जून के बीच चीन की अर्थव्यवस्था में 2.6% की गिरावट आ चुकी है। चीन की आर्थिक वृद्धि दर भी पिछले साल के 4.8% के मुकाबले गिरकर 0.4% रह गई। चीन की ग्रोथ रेट 2.5% की रह गई है, जो 3 दशकों में सबसे कम है। 2022 के शुरुआती 6 महीनों में चीन में 4 लाख से ज्यादा कंपनियां बंद हो चुकी हैं, 31 लाख छोटे बड़े उद्योग कारोबार बंद हो चुके हैं, 1,70,00,000 छात्र ग्रेजुएट, इनके सामने रोजगार का संकट है। 80 लाख युवा बेरोजगार हैं, 4,000 बैंक बंद होने की कगार पर हैं। 1990 के बाद रियल एस्टेट में सबसे बड़ी मंदी चल रही है चीन के अंदर। लेकिन चीन के इसी संकट में भारत के लिए सबक छिपा है। आज की तारीख में दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में रियल एस्टेट में लाखों यूनिट फंसे हुए हैं। चीन में आप देख रहे हैं ना, चीन के अंदर रियल एस्टेट डूबा, लोगों का लाखों करोड़ों रुपया फंस गया, लोगों ने ईएमआई देना बंद कर दिया, बैंक्स की हालत खस्ता हो गई, लोग सड़क पर आ गए, मतलब पूरा त्राहिमाम मच गया। अब भारत के लिहाज से देखिए, क्योंकि भारत में भी बहुत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं। भारत में लोग ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं करना है, ये समझते हुए सरकार को भी समझना होगा कि लोगों का दर्द क्या है। बॉस, यहां लोग ये नहीं कर रहे हैं तो उनका दर्द नहीं समझिएगा तो फिर गलत बात है ना। फिर मई 2022 इस वक्त तक भारत के 7 बड़े शहर यहां रियल एस्टेट के कई प्रोजेक्ट्स फंसे हुए हैं। देश के 7 बड़े शहरों का बात कर रहा हूं और इसकी कीमत, जो प्रोजेक्ट्स फंसे हुए हैं रियल एस्टेट के, ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बता रहा हूं जिसमें फ्लैट, विला वगैरह वगैरह जो होता है, इन प्रोजेक्ट्स में 6 लाख करोड़ रुपए लोगों के फंसे हुए हैं। बॉस, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, आम आदमी के लिहाज से सोचिए। और फ्लैट कितने फंसे हुए हैं? 6 लाख करोड़ के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो 4,69,000 4.7 लाख फ्लैट्स जो हैं वो अटके हुए हैं लोगों के। 6 लाख करोड़ पूरी रकम नहीं है, इतने लोगों की फंसी हुई है। और कोई जो है, मतलब लोग, कितने लोग तो हमको फोन करते हैं, हम लोगों को, कि वहां पैसा फंसा। अपने ऑफिस का बता ही दिया, बाहर से लोग कहते हैं कि सर हमारा फ्लैट फंसा हुआ है, कुछ पैसा निकलवा दीजिए। कहां से निकल, ये तो सरकार का काम है, हम कैसे निकलवाएंगे पैसा? हम ये कर सकते हैं कि आपका मुद्दा उठा दे, दिखा दे, जिसके बारे में कोई सोचता नहीं। पाठशाला में कम से कम हम ये कर सकते हैं। सबसे ज्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स नोएडा, ग्रेटर नोएडा में फंसे हुए।
नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 1,18,000 करोड़ रुपए की कीमत के 1,65,000 फ्लैट्स, विला या लग्जरी प्रॉपर्टी फंसी हुई है। पूरे एनसीआर में जो रीजन है उसमें 1,81,000 करोड़ रुपए की कीमत के 2,40,000 से ज्यादा यूनिट फंसी हुई है। फिर आता है मुंबई का नाम, 1,82,000 करोड़ रुपए की कीमत के 1,28,000 से ज्यादा यूनिट मुंबई में फंसी हुई है। बेंगलुरु 28,000 करोड़ के 26,000 से ज्यादा यूनिट फंसे हुए लोगों के। हैदराबाद में 11,000 करोड़ से ज्यादा के 11,450 यूनिट लोगों के फंसे हुए हैं। चेन्नई में 3,700 करोड़ के 5,190 यूनिट फंसे हुए हैं। पुणे में 27,533 करोड़ के 44,250 यूनिट फंसे हुए हैं। और आप 44,250 यूनिट मत देखिए, वो एक एक फ्लैट किसी का सपना है, किसी का घर है, किसी की रोजी रोटी जो कमाता है वो, उसका एक बड़ा हिस्सा उसकी ईएमआई भरने में जाता है। कोलकाता में 11,847 करोड़ के 23,540 यूनिट फंसे हुए हैं। सरकार को इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। इनमें से चूंकि ज्यादातर लोग मिडिल क्लास के हैं, उनको रोज जाकर अपनी जिंदगी को जीने की लड़ाई लड़नी है। वो रोज जाकर दफ्तर में काम करेंगे, बॉस से भी गाली खाएंगे। ईएमआई में पैसा जा रहा है, घर में सहूलियतें अपने पत्नी, बच्चों, माँ बाप की पूरी नहीं कर पाएंगे तो अंदर अंदर घुटेंगे। लेकिन वो चीन की तरह सड़क पर निकलकर प्रदर्शन नहीं कर रहे। उन्होंने आज भी बैंक्स का ईएमआई चुकाना बंद नहीं किया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनके अंदर दर्द नहीं है। बॉस, इस देश में कोई तो सुनेगा उनकी, कोई तो सुनेगा। बैंक्स को तो बस पैसा चाहिए, उनको पैसे से मतलब है, सरकारों को वोट से मतलब है। लेकिन वो लोग जिनको फ्लैट मिलना नहीं है दिख रहा है, लेकिन ईमानदारी के नाते ईएमआई पे ईएमआई भर रहे हैं, उनके बारे में सोचिए। चीन को जानने वाले मानते हैं कि आस पड़ोस के कई देशों को कर्ज बांटने और वहां अपना दबदबा जमाने के चक्कर में ड्रैगन अंदर से खोखला हो रहा है। चीन को इसका अंदाजा है, शायद इसीलिए अब वो टैंकों के शक्ति प्रदर्शन से जन आक्रोश को दबाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।